आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग काव्य शास्त्र जो कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा रचित है कि आखिर किस प्रकार से रस, छंद या फिर और भी जो हमारे भारतीय काव्य शास्त्र है वो उन्होंने काव्य शास्त्र के विषय में आखिर क्या बताया है, उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि काव्य के लक्षण क्या हैं, यानी कि काव्य शास्त्र यानी काव्य मतलब कविता। कविता आखिर कैसे लिखनी चाहिए, उसमें कविता में किस चीज़ पर जोर देना चाहिए, तो इसमें हम लोगों ने संस्कृत के काव्य लक्षणों को देखा था। आइए इस शैली को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग अंग्रेजी काव्य लक्षणों को देखेंगे और विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी काव्य के लक्षण आखिर क्या क्या है। अंग्रेजी मतलब जो पश्चिमी काव्य शास्त्र रहे हैं, कवि रहे हैं, उन्होंने आखिर जो काव्य शास्त्र है उसमें किस चीज़ को आत्मा माना है, किस चीज़ के गुण को विशेष बल दिया है, उन्हीं के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संस्कृत के आचार्यों के द्वारा देखा था कि काव्य की आत्मा वो किसको कह रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि भामा ने वक्रोक्ति को कहा है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। मतलब कि कोई भी बात को हम जब चमत्कार पूर्वक ढंग से कहते हैं या उसको काव्य की श्रेष्ठता बनाते हैं तो वही हमारा वक्रोक्ति हो जाता है। वहीं पे दंडी ने रीति को माना है, रीति मतलब एक मार्ग हो गया, और मार्ग का मतलब है कि काव्यों में पदों की जो विशेषता है, रचना ही क्या है उसकी आत्मा होती है। वहीं पे वामन ने रीति को माना है, और रीति में जैसे कि रीति आत्मा क्या है, काव्य से है, मतलब कि रीति को काव्य की आत्मा माना है। उनके अनुसार जो विशिष्ट पद रचना ही क्या है, रीति होता है। वहीं पे आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य माना है, कुंतक ने वक्रोक्ति को माना है, और राजशेखर ने रस को माना है, और विश्वनाथ ने भी रस को माना है कि काव्य की तो आत्मा है वह रस है। मतलब कि उनके अनुसार वह काव्य ऐसा हो जो हमको आनंद दे और आनंद की अनुभूति कराए, या उससे किसी रस की हमें प्राप्ति हो, तो वही हमारा काव्य कहलाता है। आइए इस शैली को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अंग्रेजी काव्य लक्षणों को देखेंगे कि यहाँ हम अंग्रेजी में दिए हुए काव्य के कतिपय लक्षणों पर विचार करेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में लिखा है, पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट की पोएट्री आर्ट वर्क ऑफ द पोएट इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा हुआ है कि जो पोएट्री है वह क्या है, आर्ट है, वर्क है वो एक पोएट का, कि कवि का कार्य है, कला है और काव्य है। या लक्षण अस्पष्ट है कि यह जो बताया गया है काव्य का लक्षण अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा क्या है, वह अस्पष्ट है, मतलब कि वह सही नहीं है। या कौन कह रहे हैं, भगीरथ मिश्र कह रहे हैं। और पहले कवि को समझाया जाए तब उसके कार्य को काव्य कहा जाए। कवि के माध्यम से कविता की परिभाषा उचित और स्पष्ट नहीं है। कि यहाँ पे बताते हैं कि इस हिस्से में क्या बताया गया है कि जो कविता क्या होती है, और इस पर एक विश्वकोश मतलब कि जो इंसाइक्लोपीडिया है ब्रिटानिया में वो क्या लिखा है कि कविता कवि की कला का एक रूप है। कविता क्या है कि कवि की कला का एक रूप है, और लेखक लेकिन जो लेखक इस परिभाषा से क्या है, असहमत होते हैं। भगीरथ मिश्र वो क्या कहते हैं कि यह परिभाषा साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कविता को सिर्फ कवि के काम के रूप में देखती है, कि कवि को क्या है, एक काम के रूप में देख रही है। और क्योंकि यह कविता को सिर्फ क्या है, कवि कवि जो है मतलब यह क्या बता रहा है कि जो कवि है वह जिस सिर्फ कवि के काम के रूप को देखती है, और ऐसा करके कविता की पहचान क्या है, अधूरी रह जाती है। कविता को सिर्फ कवि से जोड़कर परिभाषित करना सही नहीं है। तो इंसाइक्लोपीडिया क्या क्या करता है कि कविता को सिर्फ कवि से जोड़ करके ही देखता है, जबकि यह सही परिभाषा नहीं है। ठीक, ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के द्वारा काव्य का जो लक्षण बताया गया है, भगीरथ मिश्र इनसे मतलब कि इससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा एक प्रसिद्ध कवि हैं ड्राइडन, उनका विचार है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है, कि पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। यह ड्राइडन कहते हैं यह परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं है। अनेक गीत जो गाए जाते हैं वे सभी काव्य की विशेषताएं नहीं रखते हैं। संगीत कविता का एक पक्ष है, परंतु संगीत संगीत तत्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं। संस्कृत केवल सुनने की वस्तु है, पर कविता अध्ययन, पठन और मनन से भी आनंद देती है। और इसके अतिरिक्त सभी कविताओं में संगीत नहीं रहता। इस परिभाषा के स्वीकार करने पर उन्हें काव्य के क्षेत्र में बहिष्कृत करना होगा, अतः यह परिभाषा भी उपयुक्त नहीं है। और यहाँ पे अब दूसरी परिभाषा जो कि ड्राइडन के द्वारा है, ड्राइडन की परिभाषा यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जो क्या कहते हैं,
कविता एक सुस्पष्ट संगीत है। कविता क्या है? एक सुस्पष्ट संगीत है। और लेखक इस परिभाषा को भी क्या है, गलत बता रहे हैं। भगीरथ मिश्र क्या बता रहे हैं, जो काव्य का लक्षण दिया हुआ है अंग्रेजी जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं उनके द्वारा, इससे भी वो असहमत रहते हैं और गलत बताते हैं। और उसका तर्क क्या है कि संगीत कविता का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा नहीं। वो क्या बताते हैं कि कविता का हिस्सा संगीत हो सकता है, लेकिन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि यह सब ज़रूरी ही एकदम हिस्सा हो। संगीत को सिर्फ सुना जाता है, जबकि कविता को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और उस पर सोचा भी जाता है। ठीक, जहाँ संगीत को क्या है, मतलब कविता सुस्पष्ट संगीत है, बट संगीत क्या है, सिर्फ हम लोग सुनते हैं। और जबकि कविता को जब हम लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसको सोचते भी, कविता को। और कई कविताएं ऐसी हैं जिनमें कोई संगीत नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी रहती हैं जिसमें संगीत नहीं रहता है ना। तो इसलिए अगर हम ड्राइडेन, जो कि ड्राइडेन के द्वारा यह परिभाषा दी हुई है, सही माने तो ऐसी कविताओं को काव्य नहीं कहा जा सकेगा। यही कारण है कि परिभाषा सही नहीं है। तो यह क्या मानते हैं, कविता सुस्पष्ट संगीत है। कविता क्या है, एक संगीत की तरह मानते हैं ड्राइडेन और भगीरथ मिश्र। इनके काव्य जो परिभाषा है काव्य शास्त्र के लिए, कविता के लिए, उससे यह संतुष्ट नहीं है, उसको गलत बताते हैं। फिर उसके बाद प्रसिद्ध पाश्चात्य का काव्य शास्त्र आते हैं, कवि आते हैं कॉलरिज। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, कि पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। और यहाँ प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम शब्द कौन है और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है। सबसे उत्तम अर्थ देने वाले स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए। ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र से उन्हें निकल जाना पड़ेगा। पर इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में खूब व्यवहार होता है। ठीक, और क्या बता रहे हैं यहाँ पे खूब व्यवहार होता है। और टॉमस ग्रे की एलेजी मतलब शोक गीति की पहली ही पंक्ति, द कर्फ्यू टॉल्स द न्यू ऑफ पार्टिंग डे में नेल पार्टिंग आदि शब्द सर्वोत्तम नहीं कहे जा सकते हैं, नहीं कहे जा सकते हैं। ठीक, और इसी प्रकार बेनी कवि की एक पंक्ति है। तो इससे पहले हम लोग कॉलरिज की चर्चा कर लेते हैं कि कॉलरिज जो पाश्चात्य कवि हैं, एक पाश्चात्य कवि हैं कॉलरिज। तो वो क्या बताते हैं कि इनकी मशहूर जो एक परिभाषा है उस पे बात की गई है। वो क्या कहते हैं, कविता सबसे अच्छे शब्दों को सबसे अच्छे क्रम में लगाने से बनती है। क्या कहते हैं कि कविता जब हम लिखते हैं तो अगर जब उसको हम लोग अच्छे शब्दों और अच्छे क्रम में जब कविता को लिखते हैं तो वो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो लेखक क्या है, इस जो परिभाषा है, तो भगीरथ मिश्र इसको भी चुनौती देते हैं और वो क्या सवाल उठाते हैं कि क्या कुछ शब्द हमेशा अच्छा या हमेशा बुरे होते हैं। कि इन्होंने बताया है कि शब्द क्या क्रम में हो तो अच्छे होते हैं। तो ये क्या पूछते हैं कि क्या जो शब्द हैं वो अच्छे और बुरे होते हैं। और वह क्या उदाहरण देते हैं कि मृत्यु और कीचड़ जैसे शब्द भी, जिन्हें आमतौर पर बुरा माना जाता है, जैसे कि मृत्यु हो गया है ना, और कीचड़ हो गया, तो इन सब ये सब क्या है, मतलब कि एक बैड वर्ड से या बुरे शब्द है एक तरीके से, जिन्हें आमतौर पे जो आम जन है उसको बुरा वर्ड मानती है। तो कविता में इस्तेमाल होकर बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं, लेकिन जब यह काव्य में एक कवि के द्वारा प्रयोग होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अच्छा लगने लग जाता है। तो कविता में इस्तेमाल होकर के यह प्रभावशाली हो जाता है। और लेखक यह साबित करता है कि कविता शब्दों की अच्छाई पर नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करने की कला पर निर्भर करती है। और यही वजह है कि ऐसे शब्द भी जो देखने में बुरे लगे काव्य की जान बन सकते हैं। ठीक, तो इनकी जो परिभाषा दी गई है कि सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। कि कविता क्या है, एक सर्वोत्तम शब्द हो, उसमें अच्छे अच्छे शब्द हो और अच्छे क्रम में हो, तो वही क्या है, एक काव्य कहलाता है। तो इसकी इन परिभाषा को भी वो चैलेंज करते हैं भगीरथ मिश्र और इसको गलत बताते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार बेनी कवि बेनी कवि है, उनकी एक पंक्ति, मीचू तो भली है पै ना कीच लखनऊ को, में मीचू और कीच शब्द क्या बोलते हैं, अमंग सूचक होने से उत्तम नहीं कहे जा सकते, पर ये शब्द इन पंक्तियों की जान है। और उसके बाद, अतः यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है, ऐसी क्रम के संबंध में भी कहा जा सकता है। शब्दों का कभी एक क्रम और कभी दूसरा क्रम काव्य की पंक्तियां बन जाता है, इसलिए यह लक्षण अस्पष्ट और भ्रामक है। ठीक, तो
लेकिन क्या बताते हैं कि जो ये शब्द हैं कविता की जो आत्मा, जो जान होते हैं, क्योंकि सही जगह पर इस्तेमाल होने पर ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्या है, चैलेंज किया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि जो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ है। उनका क्या विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेरक है। कि कविता क्या है, मेरा कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेरक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्युलिटी। यह कौन बताते हैं, वर्ड्सवर्थ बताते हैं। और यह इसमें क्या बताते हैं कि उनका मानना है कि कविता मजबूत भावनाओं, मतलब प्रबल जो अनुभूतियां हैं, जो मतलब मजबूत हमारी जो अनुभूतियां हैं, उनका एक स्वाभाविक बहाव होता है। एक कविता जो तब पैदा होता है जब कोई व्यक्ति शांत होकर अपनी पुरानी यादों, स्मृतियों या मनोवेगों को याद करता है। तो ये क्या बताते हैं कि जो कविता है वो क्या है, एक प्रबल अनुभूति है, एक स्वाभाविक भाव है। जब जो एक कवि जब शांत होकर के जब कवि कविता की रचना करता है अपने स्मृतियों के द्वारा, तो उसमें क्या एक बहुत ही अच्छी पुरानी यादों का जो मनोवेग है वो अच्छे से वहाँ पे याद करके जब वह लिखता है, तो यह इसके इनके द्वारा यह बताते हैं। तो उस स्वर की परिभाषा तथ्यपूर्ण है, क्योंकि यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं, जो इनका लेखक क्या मानते हैं कि ईश्वर की जो परिभाषा है वह तथ्य पर आधारित है। क्यों? क्योंकि यह भावनाओं को महसूस करने और उन्हें व्यक्त करने के तरीकों को समझाती है ना। लेकिन आगे क्या बताते हैं कि इस लक्षण में भी आपत्ति उठाई जा सकती है, बट इन्होंने जो अंग्रेजी काव्य का लक्षण दिया हुआ है इसमें भी एक आपत्ति उठाई जा सकती है कि शांति के समय में सभी अपने मनोवेगों को स्मरण करते हैं और अपने प्रबल भाव को प्रकट भी करते हैं। क्या वह सब काव्य हो जाता है? यहाँ पर अभिव्यक्ति, कला और उसके प्रभाव का उल्लेख नहीं है। ठीक, कि वो क्या बताते हैं, उन क्षणों का स्मरण कर हंसते और रोते हैं, पर सभी का वह उल्लास और विलाप सदैव कविता नहीं बन जाता है। फिर वो क्या बताते हैं कि हम सभी अपने अपने सुख और दुख के पलों को याद करते हैं, हंसते या रोते हैं, लेकिन यह हर बार कविता नहीं बन जाती है। ठीक है, कि हर चीज़ कविता नहीं बन सकती। हमारे जो भी मनोवेग है, मन के जो भाव है, सुख है, दुख है, जो हर क्षण हम स्मरण करके हंसते हैं, रोते हैं, क्या वो सभी काव्य हो सकते हैं? तो यह बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कविता के लिए उस सहज अभिव्यक्ति में सौंदर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता है। कि कविता तभी रची जा सकती, काव्य तभी रचा जा सकता है जब उसमें क्या हो, एक सहज, एक सकारात्मक हमको अभिव्यक्ति मिले, जिसमें सौंदर्य, सुंदरता हो, संयम उसमें हो, मतलब बहुत ही शांति से जब रचना हो और उसका प्रभाव भी क्या हो, बहुत ही अच्छा हो, आवश्यक हो। परंतु इसमें संदेह नहीं कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल से युक्त कवियों की काव्य अभिव्यक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर अवश्य स्पष्ट हुई। फिर आगे क्या बताते हैं कि मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, वरन मनोवेग जब अनुभूति और भाव बन जाते हैं, तब कवि स्मरण करके प्रबलता से उठे भावोद्रेक को प्रकट करता है। जो काव्य होता है, कहाँ भी गया है कि भाव स्मरण रसः, भावों का स्मित रूप आनंददायी होता है और उनकी प्रतिभा संपन्न कवियों के द्वारा अभिव्यक्त कविता बन जाती है। आगे क्या बताते हैं कि कविता जो भावनाओं के आवेग अचानक आने वाली क्या है, एक लहर है ना। कविता क्या है, भावनाओं का एक आवेग है जो अचानक आती है, और अचानक आने के समय इनकी नहीं बनती है, बल्कि तब बनती है जब अचानक से आ रही है एक लहर, तो उस वक्त नहीं बनती है। बल्कि क्या कविता कब बनती है, जब कवि उन भावनाओं को शांत मन से याद करता है और अपनी कला से उन्हें एक मजबूत रूप देता है, तभी वो क्या है, एक काव्य बनता है। फिर आगे कवि शैली के विचार से कवि शैली क्या कहते हैं कि सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। कि पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। शैली शैली क्या बताते हैं यहाँ पर कि कवि शैली क्या कहते हैं कि कविता सबसे सुखी और अच्छे दिमागों के सबसे खुश पलों का एक रिकॉर्ड है। वो क्या बताते हैं कि जब हम खुश होते हैं, या फिर जब हमारा जो दिमाग है उसमें जब खुशी की लहर दौड़ती है, तो उन्हीं पलों को जब हम लोग संयोग करके एक काव्य की रचना करते हैं, तो वह उसी का एक रिकॉर्ड होता है जो हमारे मस्तिष्क में, वही एक पोएट्री कहलाता है, वही एक काव्य कहलाता है। तो यहाँ पर शंका यह उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मनों को परखने की कसौटी क्या है। तो यहाँ पे भगीरथ मिश्र सवाल करते हैं कि सबसे जो सुखी, मतलब कि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट समय और सबसे ज़्यादा जब हम अपने
उत्तम मनों को जब हम परखते हैं तो आखिर इसकी कसौटी क्या, हम किस तरह से इसको मानेंगे कि हमारा जो सुखी भाव है तो वह कब उठ रहा है, कब नहीं उठ रहा है, कब उत्तम है, कब नहीं उत्तम है, यह सवाल वह करते हैं। और दूसरे उनके सर्वोत्तम और सबसे सुखी क्षण कौन से है, फिर और ये भी पूछते हैं कि सबसे जो सुखी क्षण है आखिर वह कौन सा है, पहला वाला, दूसरा वाला, आखिर वह कौन सा क्षण है। तो उनका लेखा सदैव कविता होगी, यह संदिग्ध है। सुखपूर्ण क्षणों से अधिक काव्य के बीज तो विवादपूर्ण क्षणों में उगते हैं, जैसे कि स्वयं शैली का विचार है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, कि हमारे सबसे मधुर गान वे है जिनमें विवादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। लेखक क्या कहता है कि खुशी के पलों से ज़्यादा कविता की शुरुआत क्या है, दुख भरे पलों या फिर विषादपूर्ण क्षणों में ही होती है। और वह शैली की एक कथन का उदाहरण देते हुए भगीरथ मिश्र कहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे गीत वही होते हैं जो हमें सबसे दुखद विचारों के बारे में बताते हैं। तो फिर आगे, अतः ऊपर की परिभाषा भावुकतापूर्ण ही है। काव्य को लेखा कहना उचित नहीं, क्योंकि इससे कल्पना और भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, तटस्थ लेखा नहीं। यदि हम सुखी क्षणों का लेखा ही काव्य माने तो करुणापूर्ण काव्य को कहाँ रखा जाएगा, जिसके लिए भवभूति का आग्रह है। मतलब यहाँ पे जो शैली का जो पश्चिमी काव्य शास्त्र के शैली कवि हैं वह क्या बताते हैं कि जो हमारे हैप्पीएस्ट पल के जो के रिकॉर्ड होते हैं वही काव्य में अच्छे से सृजित किया जा सकता है। बट यहाँ पे क्या बताते हैं भगीरथ मिश्र की भवभूति ने जो एक करुणाभूति काव्य के को रखना चाहा है, मतलब जब हम लोग सैड रहते हैं तो वह कहा जाएगा। मान लीजिए कि शैली कह रहे हैं कि हैप्पीएस्ट पल पर, लेकिन यहाँ पर भगीरथ मिश्र सवाल उठाते हैं कि भवभूति ने क्या माना है कि करुणापूर्ण काव्य को फिर कहाँ रखा जाएगा। आखिर उनकी परिभाषा से वह बताते हैं कि एको रसः करुणा एव निमित्त भेदात। ठीक, फिर अगला है ले हंट। अब ले हंट क्या बताते हैं आप उनको देखते हैं। ले हंट ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, कवि हैं। और ले हंट की एक परिभाषा, हाँ एक मिनट, ले हंट की एक परिभाषा है कि जिसमें सौंदर्य, सत्य और शक्ति हेतु अदम्य वासना के उस उद्गार को काव्य कहा गया है जिसके अंतर्गत कल्पना और ऊहा के द्वारा भावना को स्पष्ट किया गया है तथा विविधता में एकता के सिद्धांत पर भाषा को ढाला गया है। फिर इसी चीज को वहाँ इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोएट्री इज द utterance ऑफ अ पैशन फॉर ट्रुथ, ब्यूटी एंड पावर, embodying and illustrating its connection by imagination and fancy and modulating its language on the principle of verity unity। ले हंट, तो ले हंट क्या बताते हैं, यह परिभाषा कुछ जटिल और अधिक बड़ी है। कविता में उत्कट वासना का ही कथन नहीं, तटस्थ रूप से भी सौंदर्य और सत्य का वर्णन होता है। साथ ही भाषा के समन्वय में उक्ति जटिल और अस्पष्ट है। कविता की अनेक विशेषताओं का संकेत करती हुई भी इस परिभाषा में प्रमुखतया गीति काव्य की विशेषता प्रकट हुई जान पड़ती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि पाश्चात्य जो कवि हैं ले हंट, वो क्या बताते हैं आखिर किसके बारे में, जो काव्य शास्त्र है, अंग्रेजी काव्य लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर वह परिभाषा क्या होता है, अपने कविता की परिभाषा यहाँ पे बताते हैं कि कविता जुनून, ठीक है, क्या बताते हैं कि कविता जो है जुनून, सुंदरता और शक्ति की अभिव्यक्ति है। कि कविता क्या है, हमारी जुनून, हमारी सुंदरता और शक्ति का क्या है, एक अभिव्यक्ति है। और वह यह क्या है, विविधता के सिद्धांत के आधार पर अपनी कल्पना और फैंसी को मॉड्यूलेट करती है। और इसमें क्या बताया गया है कि कविता में सिर्फ बाहरी वर्णन नहीं बल्कि आंतरिक जीवन और सत्य को भी दर्शाया जाता है। तो लेहंट यह बताते हैं। तो यह परिभाषा क्या है, थोड़ी सी कुछ जटिल और अधिक बड़ी लगती है। यह कौन बताते हैं, भगीरथ मिश्र, और कविता में ऐसा बताते हैं ना। फिर अगला देखते हैं मैथ्यू, एक मिनट, मैथ्यू आर्नाल्ड की जो परिभाषा है उसको देखते हैं कि कविता के बारे में वो क्या कहते हैं कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, आर्नाल्ड बताते हैं। और इस लक्षण में उत्तम काव्य की विशेषता स्पष्ट हुई है, परंतु यह कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता। जीवन की समीक्षा साहित्य के और रूपों में भी हो सकता है, केवल कविता में ही नहीं। अतः यह आर्नाल्ड के निजी काव्य आदर्श का संकेत करने वाली उक्ति है, कविता की परिभाषा नहीं। कि आर्नाल्ड क्या बताते हैं कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कि कविता क्या है, मूल रूप से जीवन में क्या है, एक आलोचना है। और कविता जीवन के अनुभवों और सच्चाइयों को व्यक्त करती है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि कविता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की समीक्षा करने और उसे बेहतर ढंग से समझने का क्या है, एक माध्यम है। तो एक तरीके से यह लक्षण अगर सही माना भी जाए, बट यहाँ पे
जो भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं कि इनका एक व्यक्तिगत रूप से यह परिभाषा दी गई है, काव्य की जो परिभाषा है मुख्य रूप से नहीं बताती है। तो जो काव्य का जो अंग्रेजी काव्य के लक्षण है उसको पूर्ण रूप से यहाँ स्पष्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बताया कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की क्या है, एक आलोचना है, बस इतना ही बताया गया है। फिर 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जॉनसन ने कविता को उस कला के रूप में स्वीकार किया है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद में से समन्वित करती है, कि पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लीजर विथ ट्रस्ट ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू हेल्प ऑफ अ रीजन। जॉनसन। फिर यहाँ पे जॉनसन क्या परिभाषा देते हैं कि कल्पना की सहायता से तर्क द्वारा सत्य को आनंद से संबंधित करने की क्या कला कहा है। तो कविता की क्या परिभाषा दिया है कि कल्पना की सहायता से जब हम लोग तर्क के द्वारा सत्य को आनंद से संबंधित करते हैं तो संबंध करने की जो कला होती है वही काव्य, इनके द्वारा यह बताया जाता है। और यह इस बात पर क्या है जोर देते हैं कि कविता में सच्चाई तो सिर्फ तर्कों से नहीं बल्कि कल्पना और भावनाओं के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कविता का उद्देश्य सत्य को आनंदमय तरीके से प्रस्तुत करना है। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया है जॉनसन के द्वारा कि कविता का क्या उद्देश्य है कि सत्य को आनंदमय तरीके से हम लोग कैसे प्रस्तुत करें। तो इस परिभाषा में डॉक्टर जॉनसन ने काव्य का प्रधान स्वरूप स्पष्ट किया है। यहाँ पे काव्य का जो स्वरूप है वह स्पष्ट होता है, सत्य के प्रकाशन में आनंद का समावेश है ना, कि सत्य के प्रकाशन में हम लोग जब आनंद का समावेश करते हैं, उसको ऐड करते हैं, रमणीयता और रोचकता के गुण का संकेत करता है और कल्पना का तो इस प्रकार के कार्य में प्रमुख हाथ रहती है। और युक्ति संगत होना सत्य के स्वरूप का आधार है, वास्तविकता का आभास और विश्वसनीयता कविता के प्रभावशाली होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसी दशा में डॉक्टर जॉनसन की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें कविता के कलात्मक पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, इस परिभाषा को वो सही बताते हैं कि जैसे कि कविता क्या है कि सत्य को आनंदमय तरीके से जब हम प्रस्तुत करते हैं, कोई सत्य मतलब कविता के माध्यम से जब हम किसी सत्य को आनंदमय तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वह क्या है, एक कविता की परिभाषा, काव्य की परिभाषा बता रहे हैं। तो यहाँ इसको जो भगीरथ मिश्र हैं वो एक तरीके से सही बता रहे हैं, बट वो क्या बताते हैं कि यहाँ पे जो कलात्मक पक्ष है उस पर अधिक जोर दिया गया है। फिर वास्तव में अधिकांश विचारकों ने कविता को कला के रूप में ही देखा है, यद्यपि कला केवल चमत्कारिता से संकीर्ण अर्थ में न होकर व्यापक अर्थ में देखी गई है। ठीक, तो बहुत सारे ज़्यादातर अधिकांश जो कविता को अधिकांश विचारक है, जो विद्वान है, वह कविता को क्या है, कला के रूप में ही देखते हैं। और यद्यपि जो कला है केवल चमत्कारिता के संकीर्ण अर्थ से ना होकर के क्या है, एक व्यापक अर्थ में देखी गई है। और कला के ही रूप से कविता की बड़ी पूर्ण परिभाषा अंग्रेजी के जो चैम्बर्स डिक्शनरी है में इस प्रकार दी हुई है कि अब कविता की जो बड़ी पूर्ण जो परिभाषा है अंग्रेजी के चैम्बर्स डिक्शनरी में किस प्रकार से दी गई है कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की जो कला है वह कविता कहलाती है। कि Poetry is the art of expressing in melodious word thought which are the creation of imagination and feeling। चैम्बर्स डिक्शनरी चैम्बर्स डिक्शनरी में क्या बताया गया, कविता मधुर शब्दों में जो विचारों को व्यक्त करने की कला है। कि कविता क्या है कि जब मधुर शब्दों में हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वही सृजन करने की जो शक्ति है या कला है हमारे अंदर, वही कविता कहलाती है। तो यह इसमें क्या है, तीनों परिभाषाओं को जो हम लोगों ने ऊपर तीन परिभाषाएं देखे, डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा, ले हंट के द्वारा, तो इसमें तीनों परिभाषाएं आ जाती हैं। और यह क्या बताती है कि कविता में कल्पना और अभिव्यक्ति, कविता में क्या है, कल्पना का, इसमें क्या है मतलब कल्पना का और अभिव्यक्ति का दोनों का ही क्या है, बहुत ही महत्व होता है। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरा लेख विभिन्न विद्वानों की जो परिभाषाओं के माध्यम में से जो कविता के अलग अलग पहलुओं को समझाया गया है, जिसमें कल्पना हो गया, सत्य हो गया, भावनाएं हो गया, आदि जीवन की आलोचना जैसे तत्व क्या है इसमें शामिल होते हैं। आगे क्या है कि इस परिभाषा में काव्य के समस्त तत्वों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, जो इनका अभी ऊपर हमने परिभाषा देखा है, जो चैम्बर्स डिक्शनरी है, इसमें क्या बताया जाता है कि कविता में कल्पना और अभिव्यक्ति क्या दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और उनकी परिभाषा में क्या था कि कविता मधुर शब्दों में विचारों को व्यक्त करने की एक कला है। कि कविता क्या है, मधुर शब्दों में जब हम उसको व्यक्त करते हैं और तो वही क्या है, कला है जो कल्पना और भावनाओं का सृजन है। ठीक, कल्पना और भावनाओं का सृजन होता है। तो काव्य के भीतर अभिव्यक्ति कला अभिव्यक्ति कौशल ही रहता है, साथ ही कल्पना और अनुभूति तथा विचार तत्व भी काव्य में आवश्यक है। ठीक,
जो भी मैंने बताया वही है। केवल इस परिभाषा में एक दोष है अव्याप्ति का। काव्य के लिए आवश्यक नहीं है कि वह सदैव संगीतमय मधुर शब्दों के रूप में ही हो। काव्य में परोपावृत्ति भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वीरता, क्रोध, भय आदि के भाव प्रकट होते हैं। अतः कविता के के लिए मधुर से अधिक लयात्मकता एवं प्रभावकारी शब्द आवश्यक है, पर यह पद्य काव्य की ही विशेषता है, गद्य काव्य की लिए नहीं। कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचार काव्य के गंभीर तत्व और कवि की मौलिकता को पूर्ण स्पष्ट नहीं करता। अतएव हम डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा का भाव उपर्युक्त लक्षण के साथ जोड़कर कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बताते हैं कि कविता सिर्फ मधुर और संगीतमय जो शब्दों से ही नहीं बनती है। ठीक, जो ऊपर हमने परिभाषा देखा अभी, जिसमें बताया गया था कि मधुर और संगीत जो शब्द होते हैं, मधुर या संगीतमय शब्द हो गए तो उससे कविता नहीं बनती, बल्कि इसमें क्या जो ओजपूर्ण शब्द हो गए। ओजपूर्ण का मतलब क्या है, जिससे हमें बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ऊर्जा की अनुभूति होती है। तो ओजपूर्ण जो शब्द भी इसमें हो सकते हैं, जो वीरता, क्रोध या भय जैसे भाव को क्या करता हो, अभिव्यक्त करता हो। तो इसलिए जो कविता के लिए मधुरता से ज्यादा क्या है, लयात्मकता और प्रभावशालीता शब्द भी होते हैं। और यह विशेषता विशेष रूप से पद्य काव्य के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। और हम लोग जो डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा है, तो उसमें भगीरथ मिश्र उसको पूर्ण करने के लिए अपनी तरफ से कुछ शब्दों को जोड़ करके कहते हैं कि काव्य कल्पना और अनुभूति की काव्य कल्पना और अनुभूति से गृहित सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की कला काव्य है, यह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह काव्य की कला है, उसका कलात्मक पक्ष मात्र है, पूरा काव्य नहीं। संपूर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है, संपूर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है। ठीक है, हिंदी काव्य के लक्षण को कल देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जो यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी, तो उसको सारांश रूप से देते हुए भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं कि काव्य कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न हुए सत्य को सुंदर और मनमोहक शब्दों में व्यक्त करने की कला है। ठीक, कि काव्य क्या है, कल्पना और अनुभूति। काव्य क्या है, कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न हुए सत्य को सुंदर और मनमोहक शब्दों में व्यक्त करने की कला होती है। तो और हम कह सकते हैं कि इस बात पे जोर दिया गया है कि काव्य सिर्फ अभिव्यक्ति की कला नहीं है। इस परिभाषा के द्वारा भगीरथ मिश्र क्या बताते हैं कि काव्य सिर्फ क्या है, अभिव्यक्ति का ही अभिव्यक्ति का मात्र काव्य नहीं है, बल्कि वह क्या है, अभिव्यक्ति का एक कला नहीं है। और यह कहना जरूरी नहीं कि वह हमेशा कलात्मक ही हो। संक्षेप में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह लेख क्या बताता है कि कविता के लिए सिर्फ मधुर शब्द ही नहीं, बल्कि प्रभावशाली और जो लयधारी जो शब्द हैं, उनका भी प्रयोग क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। और यह कल्पना और अनुभूति के माध्यम से सत्य को व्यक्त करने की एक कला होती है। तो हम लोगों ने आज काव्य के लक्षण को देखा, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के परिभाषाओं को देखा, जिसमें हम लोगों ने एनसाइक्लोपीडिया को परिभाषा को देखा। उसके बाद हम लोगों ने ड्राइडन के परिभाषा को देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक है, कि मतलब कि संगीत को ही उन्होंने काव्य का लक्षण बताया है। वहीं पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कॉलेज के द्वारा क्या बताया गया, तो कॉलेज ने क्या है, मतलब कि अच्छे शब्दों को या सर्वोत्तम शब्दों को ही काव्य बताया है। और वहीं पर फिर वर्ड्सवर्थ भी क्या बताते हैं कि वर्ड्सवर्थ क्या मानते थे कि मजबूत जो हमारे भावनाएं हैं, उनकी अनुभूति स्वाभाविक बहाव के द्वारा जब पैदा होता है, तो वही क्या है, जब हम लोग मतलब कि एक तरीके से जो पुरानी यादें हैं, मनोवेगों का जब वह मजबूत भावनाओं में आता है, तो वही काव्य कहलाता है, ये वर्थ कहते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा शैली की परिभाषा को भी देखा कि उनके अनुसार क्या था कि सुखी और अच्छे दिमाग में सबसे जो मतलब कि अगर हम लोग हैप्पी हैं, तो हैप्पी हैप्पी रह करके अच्छे अच्छे रचनाएं करेंगे, यहाँ पे शैली बताते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ले हंट की परिभाषा को भी देखा, जिसमें कविता जुनून, सुंदरता और शक्ति की अभिव्यक्ति है। और उसके बाद हम लोगों ने मैथ्यू आर्नल्ड की भी परिभाषा को देखा कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की क्या है, आलोचना है, वो कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा देखी कि उन्होंने क्या बताया कि कल्पना की सहायता से जो तर्क द्वारा सत्य को आनंद से संबंधित करने की क्या है, कला है, वही काव्य कहलाता है। वहीं पे हम लोगों ने चैम्बर्स डिक्शनरी की परिभाषा देखी कि कविता क्या है, मधुर शब्दों में विचारों को व्यक्त करने की कला होती है। ठीक, तो ये सब परिभाषाओं को देखा। और अंततः हम लोगों ने जो इस चैम्बर्स डिक्शनरी की परिभाषा में कुछ शब्दों को भगीरथ मिश्र ने जोड़ करके क्या बताया कि काव्य क्या है, कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न हुए सत्य को सुंदर और मनमोहक शब्दों में व्यक्त करने की क्या होती है, कला होती है, यही काव्य होता है। तो इन्होंने अंग्रेजी काव्य लक्षण को भी बताया, हम लोगों ने देखा। आई होप ये वीडियो
तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मैं आगे और कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।